ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, लॉकडाउन का समय धीरे धीरे क्रॉस होता चला जा रहा है। दिल्ली में तो घोषणा ही हो गई है कि सोमवार से लगभग स्थिति सारी मार्केटें दोबारा धीरे धीरे खुलने लगेंगी। इस लॉकडाउन में लोगों की क्या सेवा करी असंघ समाज पार्टी ने, आगामी निगम चुनाव में ये क्या कदम उठाएंगे और भविष्य की क्या रणनीति रहेगी, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमें असंघ समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र सिंह जी के पास में। इंद्र जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़े दिनों के बाद आपके इस बार दर्शन हो पाए। लॉकडाउन में तो आप बिल्कुल हमें नजर ही नहीं आए थे। क्या वजह रही कि इंटरव्यू के लिए आपके पास आ रहे थे पर आप मिल नहीं पा रहे थे? देखिए, एक तो लॉकडाउन में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। हमें बहुत दुख हुआ। मैं उधर अपने गांव में भी गया हुआ था जी। और लॉकडाउन में जितनी शक्ति हमारे वर्करों की थी उस शक्ति के मुताबिक गरीबों की सेवा की, आटा भी बांटा और जी कुछ फल भी बांटे, मास्क वगैरह भी बांटे हैं। हमारे वर्कर समय समय पर गरीबों की सहायता करते रहे। असंघ समाज की पार्टी ने इस लॉकडाउन में जब लोग बेरोजगार थे, खाने को नहीं था, तो जितनी मदद कर सकते थे पूरी कोशिश की है और भोजन भी बनाकर बांटा है जी। कुछ कच्चा भोजन भी बांटा है हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वगैरह ने जी। और जी मास्क वगैरह भी बांटे हैं। अच्छा, हाँ, काफ़ी सुविधाएं। अच्छा, भी ये जल्दी ही दिल्ली में ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे दुकान को लगी। थोड़े समय में हमें लगता है कि वो दिल्ली में थोड़ी समय रहेगी और आगामी निगम चुनाव भी आने वाले हैं। निगम चुनाव में आपकी पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी, कितनी सीटों के ऊपर चुनाव में खड़ा करेगी? देखिए, अभी तो ये हमारा जो कोरोना काल चल रहा है, जनता बड़ी बेचारी दुखी है जी। उसी के ऊपर ज़्यादा हम लोग जोर अपना डाल रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं कि पहले अपने इस देश के लिए हित में जो भी काम हो सके वो करें। अभी हमने वृक्षारोपण की भी, हमारी एक मीटिंग हुई थी, वृक्षारोपण की भी हमने सारे वर्करों से अपील की है। जहाँ पार्क खाली पड़े हुए हैं उनके सामने वो वृक्षारोपण करें, जगह जगह पौधे लगाएं। अच्छा। जितने भी अधिक पौधे लगा सकें वो अच्छा रहेगा। और हमारे वर्करों ने कहा है, कोई 1000 लगाने के लिए कह रहा है, कोई 100 लगाने कह रहा है। और हमने ये भी जो दबाव डाला है अपने वर्करों की, वृक्ष वही लगाएं जो प्राणियों के अधिक काम आ सकें। अच्छा। जिससे वो कुछ फल वगैरह भी खा सकें। अच्छा। फल वाले मतलब वो लगाएं वृक्ष, वो अच्छे रहेंगे, जिससे हमें हमारे देश की सुरक्षा, पर्यावरण भी अच्छा। मतलब पार्कों में ऐसे वाले पेड़ या पौधे लगाएं जिनमें फल वगैरह या खाने की चीज आती हो। हाँ। और वो दिखावटी वाले नहीं, जैसे आंवले का पेड़ हुआ, अमरूद के पेड़ हुए, आम का हुआ, जामुन का हुआ, ऐसे हमारे वर्करों को हमने जो है सुझाव दिया है और वो ऐसे ही पेड़ लगाएंगे। बहुत बढ़िया। इंद्र सिंह जी का एक सुझाव, एक मानसिक आइडिया मुझे शुरू से बड़ा पसंद रहा है। ये हमेशा इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि देश भर में इतने जो पार्क हैं, इतने जगह जगह बगीचे हैं, सरकारी उद्यान हैं, ये इनके अंदर जो है वो दिखावटी पेड़ लगा रखे हैं जिनमें कोई फल वगैरह नहीं आता। तो इनका ये हमेशा से सुझाव सरकार को रहा है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब से ये यही कहते रहे हैं कि पार्कों में सब्जियों और फलों के पेड़ लगाने चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई गरीब आदमी जिसके घर में खाने को नहीं है, सब्जी नहीं है, तो कम से कम जो गरीब होगा वो तोड़ के तो सरकारी फल पार्क में से ले जा सकता है। इतना तो भला होता रहेगा। गरीबों को जब खाने को नहीं मिल पाता है तो कम से कम पार्कों में अगर फल लगे होंगे, सब्जियों के लगे होंगे, तो जिसको ज़रूरत होगी वो तोड़ के ले जाएगा। अमीर तो आएगा नहीं तोड़ने के लिए, वो तो शर्माएगा। तो ये उनका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ दिल्ली के अंदर राजनीति पार्टियां जो सेकंड नंबर पे होती हैं, वो इस बात के लिए आमतौर पे बदनाम है, बड़ी छोटी जो भी कुछ अफवाहों के अनुसार, कि वो टिकट के लिए पैसे लेती हैं या कोई बहुत ज़्यादा लंबी मोटी रकम की डिमांड करती है। आपकी पार्टी क्या कुछ इस तरीके के काम करने के लिए में आगे बढ़ती है, ऐसा कोई डिमांड करती है कार्यकर्ताओं से टिकट के लिए? देखिए, यदि हमने भी ऐसा करना शुरू कर दिया तो हमारे में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा जी। हमने आज तक जितने भी हमारे कैंडिडेट लड़े हैं, हम किसी से एक भी पैसा नहीं लेते हैं, फ्री टिकट देते हैं। और आने वाले जो पंजाब में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें भी हमारी पार्टी फ्री टिकट देगी। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें भी फ्री टिकट देगी।
और उत्तराखंड में जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें भी फ्री टिकट देगी। हमारी पार्टी एक भी रुपया किसी भी कैंडिडेट से नहीं लेती है और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है कि जो हेल्प की जाए वो हेल्प करने की कोशिश करती है। असंघ समाज पार्टी बहुत ज़्यादा तेजी से प्रगति करती हुई पार्टी है। क्या क्या उद्देश्य है इस पार्टी के, मकसद क्या है? क्या स्थापना जब करी तो क्या सोच के करी? किन चीज़ों से ये दूसरी पार्टियों से अलग है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ था जी, और हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ था जी। लेकिन इस देश की कुछ ऐसी जातियां हैं जी, जो 31 अगस्त सन 1952 में आज़ाद हुई जी। मुझे इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा है, ऐसा क्यों हुआ? जब देश आज़ाद हो गया था तो ये जातियां क्यों नहीं आज़ाद हुई थी? इसका मतलब मैंने ये देखा था कि अंधों के आगे रोना और अपने नैन खोना, कि इन कम्युनिटियों का कोई मसीहा नहीं था। इसीलिए कम्युनिटियों के मसीहा ना होने के नाते इनको 31 अगस्त सन 1952 में आज़ाद किया गया, यानी कि इनका जराम पेशा एक्ट समाप्त किया गया। जो ये जातियां हैं जैसे बेड़िया, बांवरिया, नट, सिकलीगर, ढेया, सपेरा, कुचबंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमंगता, हबूड़ा, पारधी, बेल पारधी और भी अन्य जातियां हैं जो मैं गिनाता रहूँगा और आप सुनते रहोगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये समस्त जातियां 31 अगस्त सन 1952 में आज़ाद हुई थी। इनका जराम पेशा एक्ट, इनको पेशी लगती थी इनकी रात में। मैंने यही देखा कि इन लोगों, जब हमारा देश, हम इस देश के नागरिक थे, तो इन जातियों को क्यों नहीं उस समय आज़ाद किया गया? तो इसलिए इस असंघ समाज पार्टी का अगल से पूरा संविधान ही अलग से है और ये चाहती है जिन लोगों को सम्मान आज तक नहीं मिला है उसको सम्मान दिलाकर छोड़ेगी यदि मैं जिंदा रहा तब तक। यानी कि ऐसी उपजातियां जो जराइम पेशा वर्ग में शामिल थी, तो उनके कल्याण के लिए, उनके लोक कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए ये पार्टी की स्थापना करी गई है। उनकी भलाई प्लस पूरे देश की भलाई जी, पूरे देश की भलाई के लिए। देखो, वे भी इस देश के नागरिक हैं, बिल्कुल, जिनका आज तक किसी भी, जो गांधी जी तो कहते थे कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, अंतिम सीढ़ी पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो सबसे पीछे लाइन में लगा हुआ, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अग्रणीय हैं, जो आगे हैं, वो तो विकास कर ही जाएंगे, जो सबसे पीछे बेचारा पिछड़ा हुआ है उसकी तरफ ध्यान दें। ये आप एक अच्छा काम ये कर रहे हैं। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया, अच्छा, कि जो सारे कम्युनिटी को आरक्षण दिया गया है, ये कम्युनिटियां हैं जिनका हमारे जो पार्लियामेंट में मेंबर बैठे हैं उनको भी मालूम नहीं कि ये जातियां कहाँ है, जबकि ये भारत की नागरिक हैं, भारत में रहती हैं। लेकिन आज कलंदर समाज के करीब करीब 10 परिवार मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, मेरी देखरेख में हैं। उनके आज तक पूरे भारत में राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड नहीं बने हैं। अच्छा, आज तक नहीं बने हैं। लेकिन नट और कलंदर, बाजीगर कलाकार, इनको तो कलाकार की श्रेणी में डाला गया होगा, कलाकार की श्रेणी में डाला गया, लेकिन उनके आज तक नहीं बने, बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लोग तो पटेल नगर की कुदली कॉलोनी में कुछ एक रहते हैं, मैं जानता हूँ, तो विदेशों में जाके बड़े बड़े करतब दिखाते हैं, मेडल भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल मिले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे अनभिज्ञ हैं जिनके आज तक आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र नहीं बने। मैंने दिल्ली के खाद्य मंत्री को भी इस बारे में लेटर दिया। मैंने कहा, आपने लिखा है कि जिसका राशन कार्ड है वो राशन ले चुका है और जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको आधार कार्ड के माध्यम से राशन मिलेगा, फ्री मिलेगा। मैंने लिखा है कि खाद्य मंत्री जी इमरान खान जी, यदि जिस आदमी का इस भारत का नागरिक होने के नाते आधार कार्ड भी नहीं है, पहचान पत्र भी नहीं है, उसको राशन कहाँ से मिलेगा? वो अपनी जीविका भरण पोषण कहाँ से करेगा? आप इसका जवाब मुझे दें। लेकिन बीजेपी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, मैं उनके पीएमओ ऑफिस भी गया, मैंने वहाँ भी लिखा कि जिन लोगों के पास आज रहने की जरा सी सुविधा नहीं है, ना ही उनको खाने का साधन है, ना रहने का साधन है, उनके बारे में आप क्या कर रहे हो? जो कलंदर समाज है, जो मोहम्मदन में आता है, कलंदर समाज, बाजीगर समाज, एक कुचबंदिया समाज, कुचबंदिया जिसको 11 भी बोलते हैं, सीमेंट गोदाम के पास पड़े हुए हैं। आज उनको लाइट भी नहीं उनके पास में। अच्छा, लाइट की सुविधा भी नहीं है। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, वो लोग बेचारे
वैसे ही पड़े हुए हैं, मच्छर खा रहे हैं। शकूर पड़े बस्ती हुए। सीमेंट गोदाम के शकूर पास। बस्ती सीमेंट गोदाम के पास ऐसी ऐसी जगह पड़ी हैं। ये जो देखिए अभी मैं देखता हूँ मधुबन चौक पे भीख मांगते हैं जी, ये बेरिया समाज के लोग हैं, अच्छा, बागरी और बेरिया, ये लोग समाज हैं। अब बताओ इनके पास यदि सुविधा नहीं तभी तो भीख मांग रहे हैं ये। यानी अंबेडकर हॉस्पिटल के सामने मधुबन चौक हाँ, पे हाँ, हाँ। ये जो लोग हैं, हाँ। यहाँ से राजधानी कॉलेज के फुटपाथों तक दिखते हैं, ये दिखते सब हैं। बेड़िया समाज के लोग। बेरिया नहीं, बेरिया और बावरिया अच्छा। और बागरी, ये समाज के हैं। और ये गरीबी की ये घुमंतु लोग हैं, अच्छा, डीएनटी के लोग हैं, घुमंतु लोग हैं। इनका आज तक उद्धार नहीं हो पाया। मैंने इसमें माननीय सोनिया गांधी जी को भी लेटर लिखा था कि आप इनका एक डीएनटी आयोग अलग गठित किया जाए। जी, मुझे याद है आपने लिखा था, और ये भी कहा था कि इनको शिक्षित करने का, उनको एक जगह बसाने का भी कोई योजना बनाई जाए। लेकिन आज तक कोई भी विचार इस पर नहीं किया गया। मतलब सरकारें आती हैं जाती हैं और इस घुमंतु समाज के लोगों की कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं बिल्कुल। इनको मैंने इनके लिए बोला कि यदि आप जाट रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, असम राइफल रेजिमेंट है, गुजर रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट है, जब इतने रेजिमेंट है तो इनका घुमंतों को भी एक रेजिमेंट बना दिया जाए। बिल्कुल सही, इनका एक रेजिमेंट बना दिया, इनको भी तो फौज में लिया जाए। फिर यदि आपकी बातों से पता चल रहा है कि ये तो बड़े प्राचीन काल के भारत के नागरिक हैं, इनका तो वेदों तक में जिक्र है कहीं ना कहीं इन घुमंतु जातियों का या नटोर बाजीगरों का। जी। अच्छा, अभी यदि एक अपने ही देश में ये अनाथ की स्थिति में अभी देखिए एक वैकेंसी निकलती है जी, फौज में वैकेंसी निकलती है जी। कि जी आपको जो है ना बूट पॉलिश करने वाले की वैकेंसी है जी, वो भरी जाती है। धोबी की वैकेंसी है जी, भरी जाती है। और आपका हेयर कटिंग की वैकेंसी है, रसोइये की है, सब चीज निकलती है। मैं कहता हूँ यदि सांसी समाज को बदनाम किया गया है कि ये वाइन विक्रेता हैं, वाइन बनाते तो दिल्ली में है नहीं, वाइन तो कुछ दूसरा ही ला के देता होगा। यदि ये वाइन विक्रेता है तो फौज में इनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगती वाइन देने के लिए? इनकी वैकेंसी निकलनी चाहिए। वहां पर पंडित जी बैठ जाते हैं, ठेका मिल रहा है। यदि किसी चीज को बदनाम किया गया, किसी कम्युनिटी को बदनाम किया गया तो उसके ठेके दिए जाए ना उनको। मैं तो तब मानता हूं सरकार को, लेकिन नहीं, अंधों के आगे रोना। और बदनाम तो किया जाता है किंतु उनको रोजगार के मौके नहीं दिए। नहीं, रोजगार के मौके नहीं दिए। अच्छा, बड़ा गंभीर बात छेड़ी आपने, वाकई बड़ी गंभीर चिंतनीय बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें इस विषय पे ध्यान देंगी। ये महत्वपूर्ण गया इंद्र जी कि बहुत सारे ठग उत्पन्न हो गए। लोगों ने लोगों से, बस ज्यादा मात्रा नहीं रही ऐसे लोगों की, दवाओं के नाम पे ठगी करी, पेटीएम में या किसी ऑनलाइन में पैसे पड़वा लिए, या सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर देने के नाम पे ठगी करी, या क्या नाम है, दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड दिलवाने के नाम पे। जब इंसान मर रहा था, लोगों को मदद की जरूरत थी, ऐसे में ये कुछ लोग ठग के तौर पे आ गए। दिल्ली पुलिस ने हालांकि ऐसे बहुत से लोगों को भी पकड़ा। उससे भी हैरानी की बात है, दिल्ली पुलिस ने ये घोषणा करके बताया एक सर्वे के द्वारा कि ये ज्यादातर फर्स्ट टाइम क्राइमर थे, मतलब पहली बार इन्होंने अपराध करा। ऐसे लोगों के बारे में जब आपने सुना कि लोग दुखी लोगों को ठग रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका पैसा लेके भाग रहे हैं, कैसा लगा आपके मन को? वैसे मुझे ये बहुत बुरा लगा जी। और दिल्ली पुलिस ने जो शिकंजा कसा था इनके ऊपर, बहुत अच्छा कसा था। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी जगह पर सही चल रही है, लेकिन कुछ जो लोग हैं जो साजिश रचते हैं, वही दिल्ली पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं करने देते। जी। दूसरी बात यह है कि मैं तो कहता हूँ जो इन लोगों ने किया था उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। जो ऐसे आपातकाल में ठग विद्या की है, आपातकाल में और इतनी महामारी में ठग विद्या की है, ऐसे को इनको तो सजा मिलनी ही चाहिए 100%। इनको यदि कोई लीडर बचाने की कोशिश करता है वो देशद्रोही है, महान गद्दार आदमी है वो, जो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करता है। दर्शकों, अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का विचार उभर घुमड़ रहा है, आप भी ताज़ा खबर के साथ अपने कोई विचार शेयर करना चाहते हो, अपना इंटरव्यू देना चाहते हो, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर ज़रूर सूचित करें। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।